Hello everyone, you are welcome in Study with Genius Kriti. Today we are going to do class 9 chapter number 2 of social science, socialism in Europe and the Russian Revolution. हम इसमें पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो सोशलिज्म हुआ था यूरोप में उसके बारे में और जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जानते हैं कि जो सोशलिज्म जो इसका टॉपिक है उसको पकड़ते हैं. सबसे पहले जो सोशलिज्म, व्हाट इज़ एंड सोशलिज्म. सोशलिज्म होता क्या है. सोशलिज्म का मतलब होता है समाजविकता. मतलब जिसमें मतलब जो हम लोग वर्क करते हैं, जो भी राजनीतिक वर्क होते हैं या फिर जो भी हम सोशल वर्क करते हैं उसको सोशलिज्म कहते हैं. वहाँ पे यूरोप में क्या क्या होता था और रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ हम इसमें ये जानेंगे. The age of social change. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. Not even in Europe, however, wanted a complete transformation. Some were conservatives while others were liberals and or radicals. इसमें बताते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में. इसको लर्न करने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, 7, 8 एंड 9. 7, 8, 9 तो ऑलरेडी है, उसके आगे बस आपको 1 लगा देना है. फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा कब हुआ था, हमारा हुआ था 1789 में. कब हुआ था, 1789 में. सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1789 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, उसके बाद कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप पॉसिबिलिटी. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसके थ्रू एक पॉसिबिलिटी एक क्रिएट हो गई थी, एक ड्रामेटिक चेंज हो गया था सोसाइटी में. मतलब जैसे कोई भी एक सोसाइटी है, मैं जैसे कहीं का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रोहिणी का एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो रोहिणी एक सोसाइटी है, ठीक है. वहाँ पे जितने भी चेंजेस हो रहे थे, मतलब थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू समझ लो, चाहे कैसे भी समझ लो आप लोग, तो जो भी चेंजेस हो रहे थे और जो भी मतलब वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और वो लोग मतलब एक तरह से लोग उसके अगेंस्ट जा रहे थे, तो वो ड्रामेटिक हो गया, ड्रामेटिक चेंज हो गया. मतलब लोगों, मतलब एक तरह से सरकार चाहती है बट दूसरी तरफ से लोग नहीं चाहते, तो हर तरह से ड्रामा ही हो रहे थे, ठीक है. तो इसका मतलब जो भी ड्रामेटिक चेंज हो रहे थे सोसाइटी में, सोसाइटी जब बन रही थी तो हम उसको जानेंगे. ओके, ये सिर्फ एग्जांपल था. नॉट एवरीवन इन यूरोप, और ये यूरोप में हो रहा था. कहाँ हो रहा था, यूरोप. सिर्फ यूरोप के लोगों के लिए ही नहीं था, ये सभी के लिए. मतलब एक तरह से अगर जैसे वर्ल्ड वॉर होगा तो पूरे वर्ल्ड में वो होगा ना, लेकिन इसलिए ये जो चेंजेस थे वो सिर्फ यूरोप में हो रहे थे, लेकिन ये यूरोप के लिए नहीं थे, ये सभी जगहों के लिए थे. ओके. वहाँ पे जितने यूरोप अपने अंदर सारे चेंजेस लाना चाहता था, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाना चाहता था, कि मतलब जैसे उसकी सोसाइटी हाईली क्वालिफाइड जैसे नहीं है तो वो अपनी सोसाइटी को हाईली क्वालिफाइड बनाना चाहता था. और इसमें 3 ग्रुप्स बन गए थे, इसलिए वहाँ पे रशिया में कहाँ बन गए थे, यूरोप में, यूरोप में बन गए थे, जिनका नाम था कंजर्वेटिव्स, liberals and radicals. What are the 3 main groups? The 3 main groups were conservatives, liberals and radicals. इतना समझ आया आपको. ओके. अब हम जानते हैं स्टार्टिंग से कि कौन लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे और कंजर्वेटिव्स कौन थे. अब हम जानते हैं इनके बारे में. सबसे पहले हम लिबरल्स के बारे में जानते हैं. वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. उन्हें एक नेशन चाहिए था, मतलब एक ऐसा नेशन चाहिए था जो सभी रिलीजन्स जो है ना, जैसे इंडिया है, इंडिया में सारे रिलीजन्स होते हैं और सभी रिलीजन्स पे उनको समानता लेके चलें, ठीक है. जो लिबरल्स थे वो सभी मतलब जितने भी रिलीजन्स थे उनको एक साथ लेके चलता था, और वो अगेंस्ट थे अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. अब डायनेस्टिक रूलर्स के बारे में जानते हैं कि हमारे डायनेस्टिक रूलर्स होते कौन है. डायनेस्टिक रूलर्स वो होते हैं जैसे जो कि सरकार चलाते हैं. क्या चलाते हैं, सरकार जो चलाते हैं, उनके जो मतलब एक तरह से वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे. दे वांटेड राइट्स फॉर इंडिविजुअल, मतलब एक तरह से सबके लिए एक ही जैसे राइट्स चाहते थे, कि किसी में भी मतलब भेदभाव ना हो,
ठीक है। और वो जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, मतलब जैसे अब हम लोग जैसे इलेक्ट करते हैं लोगों को, इंडिया में क्या होता है कि इलेक्ट करते हैं लोगों को और उसके बाद फिर वो सरकार बनती है। तो वो जो लिबरल्स थे, जो भी लिबरल्स एक ग्रुप है लोगों का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग मतलब एक तरह से ग्रुप चलाते हैं। और वो लोग जो थे ना वो पार्लियामेंट्री मतलब गवर्नमेंट के वो एक तरह से अगेंस्ट थे और वो subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। और वो मतलब एक तरह से वो आर्ग्यू करते थे पार्लियामेंट के लिए, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट थे। और जो भी लॉज बनते थे, जो भी मतलब जैसे गवर्नमेंट लॉज बनाती है उसके, और जो जुडिशरी होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूलर्स और जो मतलब जो भी बड़े बड़े रूलर्स और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके अगेंस्ट होते थे। ठीक है। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो थे जो जो सरकार के अगेंस्ट थे। एक ग्रुप था लोगों का जो कि सरकार के लिए अगेंस्ट थे और जो भी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती थी वो उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते थे, मतलब उससे बहस करते थे कि ये लॉ नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल लेके चलना चाहिए, क्योंकि तब भी लॉज वहाँ पे भी मतलब एक तरह से भेदभाव था लोगों में और ऐसा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता था। और दे वर डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो उसके भी डेमोक्रेट्स थे, मतलब विपरीत थे उसके, क्यों? और वो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो तब थी वो उसके अगेंस्ट रहते थे, उसे उन पर भरोसा ही नहीं था। मतलब लिबरल्स कौन थे? अब मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। लिबरल्स वो थे जो सभी रिलीजन्स को एक साथ लेके चलते थे, ठीक है। और जो डायनेस्टिक रूलर्स थे उनकी जो पावर थी उनके अगेंस्ट रहते थे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट हो गया वो आर्ग्यू करते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और जो भी मतलब जुडिशरी होते थे उसके भी अगेंस्ट रहते थे वो लोग। रूलर्स ऑफिशियल्स जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट के रूलर्स होते थे उन सभी के अगेंस्ट होते थे। और दे वर डेमोक्रेट्स, और वो डेमोक्रेट्स होते थे और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के भी विपरीत होते थे। ओके। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है रेडिकल्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population। और ये जो रेडिकल्स थे ये थे गवर्नमेंट के साथ, मतलब जितनी ज़्यादा मतलब मैं समझाती हूँ, मतलब जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया और बहुत सारे लोग जैसे गवर्नमेंट के साथ हो गए तो वो कंट्री पॉपुलेशन मतलब गवर्नमेंट जैसे लोग हैं, लोग इलेक्ट करते हैं तो इलेक्ट किया तो वो गवर्नमेंट के साथ हो गए। और जो कंट्रीज़ पॉपुलेशन मतलब जितने ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ चलते थे वो लोग, और वो थे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू नॉट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, मतलब उनका ये नहीं माना जाता था कि जैसे बड़े लोग हैं तो उन्हीं के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, वो भी मतलब ऐसा जानते वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही था। मतलब वो चाहते थे कि मतलब सब कुछ मतलब एक तरह से गवर्नमेंट बेस्ड ही हो, ठीक है। सो इसमें अब पॉइंट्स बनते हैं रेडिकल्स में कि रेडिकल्स कौन थे? वो थे जो वांटेड अ नेशन, वो ऐसा नेशन चाहते थे गवर्नमेंट के थ्रू कि जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा लोग जिस तरफ है उसकी तरफ चले कंट्री के, जब जहाँ पे ज़्यादा लोगों को जो चीज़ सही लगती है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक फ्रूट का, एक जगह एप्पल और एक मैंगो। अब मैंगो पसंद आता है 60% लोगों को और एप्पल पसंद आता है 40% लोगों को, तो मेजॉरिटी किसमें ज़्यादा हो गई? मैंगो में हो गई ना, क्योंकि वो 60% है। तो 60% अब जैसे मैंगो हो गए तो मैंगो ही चूज़ करें, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो जिस तरफ ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, ज़्यादा लोगों ने मैंगो को चूज़ किया तो वो एक तरह से वहाँ उस साइड चले गए। तो ये छोटा सा एग्जांपल था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैंगो की ज़्यादा चूज़ किया तो उस साइड चले गए। तो वो मतलब जो गवर्नमेंट है ना ज़्यादातर लोगों के हिसाब से चले, ठीक है। और
जो प्रॉपर्टी जो थोड़े बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों के हाथों में होती थी ना, वो बड़े बड़े लोगों के हाथों में ना होके सबको मतलब इक्वल हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी की इवन तो वो लोग अगेंस्ट ही थे। सो हमारा सेकंड टॉपिक भी हो गया। अब आते हैं कंजर्वेटिव। दे रेजिस्टेड, जो कंजर्वेटिव्स थे ना वो रेडिकल्स और लिबरल्स एंड रेडिकल्स दोनों के ही अगेंस्ट रहते थे। जो एक तरह से मतलब रेडिकल्स और लिबरल्स में कुछ मतलब एक दो पॉइंट्स थे जो उनके समानता पे थे, मतलब एक तरह से मतलब एक दो पॉइंट्स उनके मिलते थे हैं, मतलब वो बिल्कुल टोटली अपोज नहीं थे। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो उनके टोटली ही अपोज थे। मतलब अगर जो रेडिकल्स कह रहा है और एक तरह से लिबरल्स ने उसे मान लिया, लेकिन जो कंजर्वेटिव होते थे मतलब दोनों एग्री हैं लेकिन फिर कंजर्वेटिव उनके अगेंस्ट हो जाता था। तो अब समझ आया आपको? तो वो दोनों लिबरल्स और रेडिकल्स के दोनों के ही अगेंस्ट थे, ठीक है। दे रेजिस्टेड चेंज, और उनको चेंज चाहिए था। आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो एंड हार्ड लिंक्स एंड रिस्पेक्ट द पास्ट। सो जब रेवोल्यूशन हो गया, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद जो भी रूल्स बने वो उसे एक्सेप्ट करे, और वो जो भी रूल्स बने वो स्लो, मतलब जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो वर्क हो वो स्लोली हो, और जो भी हमारा पास्ट, उनका जो पास्ट बीत चुका है, जो भी मतलब पहला उनका समय गुजर चुका है, उसकी वो रिस्पेक्ट करें। कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे। सो अब आपके जो पॉइंट्स है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से? इवन 4 हो गए हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में आपने जान लिया है। कंजर्वेटिव्स कौन थे? वो चाहते थे कि सब लोग मतलब एक तरह से उन्हें अपनी सोसाइटी में चेंजेस चाहिए थे, जो प्रोसेस हो सोसाइटी में वो स्लोली हो और जो उनका पास्ट है उसकी वो रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अब आपके चारों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे आते हैं इंडस्ट्रीज़ एंड सोशल चेंज। ओके, एक सेकेंड। सो इंडस्ट्रीज़ एंड सोशल चेंज, दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये जो टाइम था मतलब इंडस्ट्रीज़ जब बन रही थी आफ्टर द रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, और जैसे हमारी सोसाइटी में आप मान लो कोई घर बन रहा है तो एक तरह से उसमें वो सोशली चेंज आ रहा है, मतलब वो टूट फूट के दोबारा बन रहा है। तो ऐसे ही जब इंडस्ट्रीज़ बन रही थी और सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज जब उस टाइम पे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, किस में हो रहे थे? सोसाइटी में। इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तब जब चेंजेस हो रहे थे तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो सकती थी, और मतलब वहाँ पे स्टार्ट ही हो रही थी। मतलब एक एरिया में इंडस्ट्रियल चेंज हो रहे हैं और दूसरे एरिया में नहीं हो रहे, तो एक तरह से अब दूसरी तरफ के लोगों को लगेगा ना कि हमारी तरफ भी होने चाहिए। तो ये एक तरह से रेवोल्यूशन का बढ़ावा था। मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन वर पनिश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस, सॉरी, जो आदमी, औरत और बच्चे वो सब मतलब एक तरह से फैक्ट्रीज में काम उनको मतलब कहा जाता था, उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करी जाती थी कि तुम लोग लो वेजेस का मतलब है कम सैलरी में ज़्यादा काम करो, ठीक है। उनको कहा जाता कि तुम लोगों को कम सैलरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें काम जो है उनका वर्किंग आवर जो था वो ज़्यादा होता था। लिबरल्स और एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स, जो कि लिबरल्स और रेडिकल जो कि फैक्ट्री ओनर्स थे, फेल्ट दैट एफर्ट्स मस्ट बी एनकरेज्ड सो द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास्ड ऑन टू वर्कर्स। सो वो लोग मानते थे, जो भी रेडिकल्स और लिबरल्स के ग्रुप में जो भी लोग थे, अब वो किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री के मालिक है, तो वो लोग मानते थे कि अगर हम लोग जैसे इन लोगों को पुश करेंगे आगे, उनको कहेंगे, उनके ऊपर एक तरह से ऑर्डर डालेंगे कि वो जल्दी जल्दी तो काम करे और ज़्यादा काम करे, कम वेजेस में करे, तो इस तरह से फैक्ट्री का और जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो है फ़ायदा होगा, ठीक है, बेनिफिट्स फ़ायदा होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पकड़ते हैं एंड सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म जो यूरोप में हुआ,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इवन ये तो आपको याद करने चाहिए सारे जो भी इसमें आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना वर्ड टू वर्ड, अगर आपने इसमें से याद कर लिया तो आपके मतलब 100 में से आउट ऑफ 95 यूँ ही आ जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपने ये इम्पॉर्टेंट लर्न कर लिया तो 80 और 90 जो आपको क्वेश्चन लर्न करने होते हैं उसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना, सोशलिस्ट जो थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ सोशल ईवल। और वो मानते थे कि ये सोशल ईवल मतलब जो भी सोसाइटी है उसके लिए ख़तरनाक है। दे हैड डिफरेंट विजन्स फॉर द फ्यूचर। और हर एक आदमी का, अगर जैसे मेरे को लीची पसंद है तो ज़रूरी नहीं ना कि दूसरे को भी लीची पसंद हो। ये एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, ओके। तो और सभी के मतलब एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट विजन्स होते थे कि मेरे को ये पसंद है तो दूसरे को वो पसंद नहीं होता था। मतलब एक तरह से सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देते रहते थे कि फ्यूचर को बेनिफिट बनाने के लिए। सम बिलीव्ड इन कॉपरेटिव्स, सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स मस्ट एनकरेज कॉपरेटिव्स। सो कुछ लोग बिलीव करते थे कि कॉपरेटिव्स सही हैं, कॉपरेटिव जो है वो सही हैं, और वो डिमांड करते थे गवर्नमेंट से कि कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स, ये इम्पॉर्टेंट नेम है, प्लीज़ इन्हें ध्यान रख लें। ये दो वो थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स एडेड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। ये दोनों कैपिटलिस्ट से, और ये दोनों मतलब एक तरह से लीडर थे उस कैपिटलिस्ट भी एक ग्रुप है लोगों का मतलब था उस टाइम पे। मार्क्स बिलीव दैट द सोशलिस्ट सोसाइटी वुड बी फ्री द वर्कर्स फॉर कैपिटलिज्म। मतलब एक तरह से सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए जो वर्कर्स हैं सॉरी, हाँ, तो वो लोग बिलीव करते थे कि वो कार्ल मार्क्स बिलीव कर रहे थे। मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स को ही कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, उसका शॉर्ट में नेम लिखा गया मार्क्स, ओके। तो कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे कि जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको मतलब एक तरह से वर्क करने के लिए एक तरह से मतलब उनको कैपिटलिज्म में बनाने दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और जो सोसाइटी है वो कम्युनिस्ट हो जाएगी, मतलब सोसाइटी और भी अच्छी हो सकती है इस थ्रू। मतलब एक तरह से वो मानते थे कि अगर हम वर्कर्स को और वर्क करने को कहते रहेंगे, वर्कर्स ज़्यादा टाइम वर्क करेंगे, इवन जितना उनको मतलब सैलरी उनकी उतनी ही रहेगी, लेकिन उनको जो वर्क है वो और डबल टाइमिंग, जैसे अब 9 घंटे के उनको एक दिन के 100 रुपये मिलते हैं। 100 रुपये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो 9 घंटे का अगर 100 रुपये मिलते हैं तो वो कहते हैं कि 100 रुपये में ही उनको 12 घंटे काम करना है, ओके। सो इस तरह से उनको मतलब कहा जाता था, और इसके थ्रू कार्ल मार्क्स को लगता था कि जो उनकी सोसाइटी है वो और भी अच्छी हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल टू स्पीड सोशलिस्ट आइडिया। सोशलिस्ट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसको क्या नाम दिया गया, सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है, टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज़। सोशलिस्ट के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोली गई जिसको कहा गया सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन इन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। और जो जर्मनी और इंग्लैंड के लोग थे उन लोगों ने फाइट कर दी थी कि उनको जो मतलब जो लिविंग जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनको और बेटर कंडीशंस दी जाए रहने के लिए। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रेस रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और उन्होंने एक तरह से फंड्स जमा करे कि उनके जो लोग हैं, जो इंग्लैंड और जर्मनी के लोग हैं जिनकी बेटर कंडीशन नहीं है, उनकी बेटर कंडीशन होनी चाहिए। और जो वर्किंग आवर्स है, काम करने के जो समय है, उन्हें वापस से थोड़ा कम कर दिया जाए, जैसे ज़्यादा कर दिया गया था, ठीक है। और जो उन लोगों को वोट करने का भी राइट मिलना चाहिए। इवन उन लोगों को राइट नहीं था कि वोट करने का, जो बड़े बड़े लोग थे वही वोट कर सकते थे,
और रशियन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1914 में। ओके, जो मैंने आपको बताया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो कि 1789 में हुआ था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया था। और रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1914 में। और इसका उस टाइम पे जो रूलर था उसका नाम था सार निकोलस टू। क्या ये सार जो है ना, इसकी स्पेलिंग में टी जो है वो साइलेंट है। ओके, सार निकोलस टू जो था वो वहाँ का रशिया का राजा था जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। ओके, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो रशियन रेवोल्यूशन से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।